हाय, मेरा नाम जेड है और मैं मेरी ओसीडी जर्नी की रिकवरी अपडेट वीडियो करना चाहती हूँ। मैंने कुछ महीने पहले भी एक वीडियो की थी। आप में से कुछ लोग शायद मुझे पुरानी वीडियो से पहचान जाए और मैं एक और वीडियो करना चाहती थी क्योंकि हर कुछ महीनों में एक नई पारी की तरह महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी नई जगह पर आ गए हो, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि कैसा चल रहा है। और उम्मीद है अगर आप भी किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो ये आपको कुछ उम्मीद देगी। मैं जानती हूँ कि मेरी ओसीडी बहुत ही चरम पर थी या कमजोर कर देने वाली थी। कई बार तो ये चीज़ मेरी जिंदगी पर हावी हुई सालों साल तक। तो ये थोड़ा इस बारे में होगा कि मैं किस स्थिति में थी और ये कितना मुश्किल था, ताकि शायद आप में से कुछ लोगों को उम्मीद मिले और जिस दौर से मैं गुजरी हूँ उससे खुद को जोड़ सके। और फिर मैंने जो किया उसके बारे में बात करूँगी और उसके बाद मैं इस बारे में बात करूँगी कि अब चीज़ें कितनी अलग हैं और साथ ही जिन चरणों में से मैं गुजरी हूँ, ताकि आप महसूस कर सके अगर आप उस पॉइंट पर है आपकी जर्नी में। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मैं खुद को अब ओसीडी से उभरा हुआ मानती हूँ, पर यह ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों नहीं मानती कि मैं ओसीडी से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, क्योंकि ओसीडी का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और जिसे मैंने इलाज और ठीक होने के बीच का अंतर माना वो अलग क्यों है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अलग ही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके ओसीडी के साथ ही रहने के लिए हालात मुश्किल होने तक तैयार हो जाएं। तो मैं खुद के बारे में बताऊंगी कि ये मेरे लिए कैसा रहा। जो मुख्य बात है वो संक्षेप में कही जा सकती है। मेरी सबसे खराब ओसीडी ये थी कि इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और अब ऐसा लगता है कि मैं भूली नहीं हूँ उस चीज़ को, लेकिन अब उसका मुझ पर कोई जोर नहीं है। पर थोड़ी दिक्कत तो होती है। आजकल इससे मेरा दिन प्रभावित नहीं होता क्योंकि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। पिछली बार मैं ट्रिगर हुई थी 6 महीने पहले। ट्रिगर से मेरा मतलब है कि मैं किसी परिस्थिति के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि मुझे एहसास हो गया था खैर ये मुझ पर काबू नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं 3 दिन पहले ही माँ बनी थी तो मैंने मेरे हार्मोन्स पर भी बहुत असर डाल दिया। और तो संक्षेप में ये आपको दिखाता है कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ और मुझे ये भी लगता है कि महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कितने प्रयास की ज़रूरत है। तो मैं इस बारे में भी बात करूँगी। खैर, वैसे भी जिसने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैं अभी 34 साल की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और 8 साल की उम्र से जब से मुझे याद है तब से मुझे ओसीडी था। इसने मुझ पर काफ़ी मुश्किल वार किया। जब मैं 8 साल की थी, मैं प्राकृतिक आपदाओं से डरी हुई थी, युद्ध से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इसीलिए जब भी मैं युद्ध या तूफान या ज्वालामुखी के बारे में कुछ भी देखती हूँ तो मेरा शरीर काम करना बंद कर देता है। मैं चिंता से खाना नहीं खा पाती और मैं पूरी तरह से फंसी हुई महसूस करती हूँ और ओसीडी के वो लक्षण मेरे पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे हैं। अगर कुछ भी मुझे ट्रिगर करे तो प्रतिक्रिया में मेरा शरीर पूरा काम करना बंद कर देता था। बीमार होना, खाना नहीं खा पाना, पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करना, जैसे कि मैं मेरे खुद के दिमाग से बाहर नहीं निकल सकती। फंस जाना कैसा लगता है? मुझे हमेशा लगता था मैं बाहर निकलूं, लेकिन मैं कैसे बाहर निकलूं? तो 8 साल की उम्र में ये बहुत डरावना था, लेकिन 14-15 साल की उम्र तक मुझे लगता है कि तब तक एक तरह की झूठी स्मृति की तरह असली ओसीडी ने मुझ पर प्रहार कर दिया था। मुझे याद है कि लगभग 14-15 साल की उम्र में मेरे मन में एक दखल देने वाला विचार आया कि बस यही मेरी जिंदगी है, अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती। और मैं सोचने लगी थी कि मैं ऐसा होने से 3 मिनट पहले के समय में वापस जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे लगता है मैंने उस उम्र में लगभग 6 महीने बिना खाए बस अनियंत्रित रूप से कांप कर निकाले हैं और मैं बस बाथरूम में बैठकर पसीना बहाती थी और सोने की कोशिश करती। शायद सोना ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन डरावने सपने आते थे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं किशोर अवस्था में एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छी थी।
मैं एक धावक के रूप में प्रतिस्पर्धा करती थी। पर पता नहीं कुछ साल मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे जब ओसीडी पूरी तरह से था और वो भयानक था। लेकिन बैकग्राउंड में मुझे इसके साथ कुछ साल मिले, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती थी एक टाइट शेड्यूल पर, तो उन एंडोर्फिन्स ने शायद मेरी थोड़ी मदद की। या हो सकता है कि मैं चीज़ों को अपने दिमाग के पीछे धकेलने में सक्षम हो रही थी। मैं याद रखती थी कि ये विनाशकारी हो सकता है, तो मैं कभी हंसती नहीं थी। ये एक वो अजीब एहसास था जो मुझे थोड़ी देर भी मैं अगर मज़ा करूँ तो आपका दिमाग आपको याद दिलाता है कि तुम मज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है जो जो बहुत डरावने हैं। ये हमेशा दिमाग में चलता रहता था, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम। और इसीलिए मुझे लगता है मैंने अब इसके साथ रहना सीख लिया था। और फिर जब मैं और बड़ी हुई तो मुझे शराब पसंद आने लगी, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी। और मुझे लगता है उन पहले कुछ ड्रिंक्स के बाद मुझे याद है कि अवचेतन रूप से भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ओसीडी कैसे कंट्रोल किया जाता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो ट्रिगर्स है। मैं बस सोचती थी कि हर चीज से बचो, कुछ भी ऐसा जिससे मेरा दिमाग खराब हो, तो कुछ ड्रिंक्स ले लो और फिर मेरा दिन अच्छा होगा। पर फिर अगली सुबह वही सब होता था। तो अब बद से बदतर परिस्थिति होते जा रही थी। तो हाँ, 14 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक ये सब निरंतर था। फिर ये सब और खराब हो गया और लगभग मैं उस पॉइंट तक पहुंच गई जहां पर मैंने सारी चीज़ें जो भी अवॉइड की थी, दुनिया बहुत छोटी लगने लगी थी, क्योंकि मुझ में कभी भी बाहरी शारीरिक मजबूरियां नहीं थी, लेकिन वो मानसिक मजबूरियों से अलग नहीं था। पर मुझे कभी भी बाहरी मजबूरियों का सामना नहीं करना पड़ा था। तो जब भी मैं सुनती थी कि लोग कहें कि वो ओसीडी ग्रस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ओसीडी ग्रस्त तो कमरे में रहते हैं या वहां से बाहर नहीं निकलते, मेरे बारे में ऐसा नहीं था। मैं बस उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहती थी। मैंने हमेशा सोचा, या शायद मेरा ओसीडी इतना बुरा नहीं था। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी एक बक्से में थी, जो बक्सा हमेशा मेरे साथ चला हो, पर मैं इसके अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि मैं ट्रिगर्स के आसपास नहीं जा सकती थी। तो उदाहरण के लिए अगर एक स्कूल को लिया जाए जो मेरा ट्रिगर है, तो मैं एक लंबा रास्ता लेती थी ताकि मैं स्कूल के पास से जाने से बचूं। और मेरे पूरे दिन की योजना मैं पूरी सटीक तरीके से बनाती थी ताकि मुझे किसी भी ट्रिगर का सामना ना करना पड़े। तो ये उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां ये इतना बुरा था, जहां मैं टीवी पर बहुत सीमित विज्ञापन देख पाती थी। तो मैं विज्ञापनों के वक्त टीवी बंद कर देती थी ताकि कोई ट्रिगर ना दिखाई दे। अगर मैं बाहर वॉक कर रही हूँ, मुझे याद है मैंने एक बार एक पोस्टर देखा और मैं वहां से सीधा घर भाग कर आ गई, और वो सिर्फ एक पोस्टर देखने से मैं 3 दिन तक बिस्तर पर बीमार थी। शायद इसीलिए मैं ट्रिगर से बचने में कामयाब रही, क्योंकि ये उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां भले ही मुझे बस ट्रिगर संबंधित कोई इमेज दिखाई दे या कोई शब्द सुनाई दे, कोई ऐसा मुख्य शब्द जो ट्रिगर कर सकता हो, तो मैं वहां से चली जाती थी, क्योंकि मैं बीमार पड़ जाती थी। और मैं हमेशा अपने आप को समझाती थी, अरे मैं ठीक हूँ, ये बस मेरे पेट के कीड़े हैं या मैं बीमार हूँ। अब इसके बारे में सोचकर लगता है कि ये काफी बुरा था, क्योंकि जब आप दुख की गहराई में होते हो तो आप विश्वास नहीं करना चाहते कि आप इतने बुरी परिस्थिति में हैं, क्योंकि आप ठीक होना चाहते हैं। इसीलिए हम इसे छुपाते भी हैं, क्योंकि जब लोग कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें खाने पर क्यों नहीं आना है, तुम्हें ये क्यों नहीं करना, वो क्यों नहीं करना, लेकिन खाना मेरे लिए इतना डरावना होता था कि अगर मैं ट्रिगर्ड हूँ तो मेरे होठों से खाना अंदर जाना मुझे बहुत डरा देता था, जैसे मुझे पता था कि मैं इससे बीमार हो जाऊंगी, और इस डर का मुझे डर था। तो ये वास्तव में बहुत खराब था। सच में मुझे ट्रिगर्स देखे हुए महीनों बीत जाते थे। मैं इसे काफी बारीकी से समझ गई थी, और शायद इसीलिए तभी मेरी जिंदगी वास्तव में बहुत खराब हो गई। 24 साल की उम्र तक मैं बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई थी। ये लगभग ऐसा था जैसे सब कुछ एक पल में खत्म हो रहा हो, मैं इसे और नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी। पता है, मैं खाने से परहेज कर रही थी, मैं 60 घंटों तक काम कर रही थी। मुझे लगता था अगर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और मेरा दिमाग अगर बिजी है तो मैं सुरक्षित हूँ। मुझे याद है मेरे बॉस ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें हम 30 दिन की छुट्टी दे रहे हैं क्योंकि तुमने पूरे साल एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। क्योंकि अगर मैं जानती थी अगर मैं छुट्टी पर जाऊँ तो जैसे छुट्टियों पर जाना मेरे लिए जीवन में बहुत बुरा अनुभव देता था, क्योंकि आप ट्रिगर्स से दूर नहीं रह सकते थे।
इसीलिए मैं ऐसे किसी भी चीज़ से दूर रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और मैं ये सब विस्तार से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं अब अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ वो कितना बुरा था ये ज़रूरी नहीं है। और मुझे पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि ये रिकवरी प्रोसेस के एक हिस्से जैसा है। ये याद रखना कि ये कितना बुरा था, और ये भी कि ये कितना अजीब है। ये दिखता नहीं है। जैसे अगर मैं उन लोगों से कहूँ जो मेरे बहुत करीबी नहीं हैं, अरे पता है मैं लगभग मेरे पूरे जीवन ठीक नहीं थी, लगभग पूरी जिंदगी, लेकिन विशेष रूप से 2011 भयानक था। 2011 से 2016-17 ये सब वाकई बुरे साल थे। तो लोग कहेंगे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या गलत था, तुम तो ठीक लग रही हो। और ये बहुत अजीब है, नहीं? और मुझे नहीं लगता ये सब किसी कलंक की जैसा है। मुझे लगता है सहन करना ठीक होने का नाटक करने जैसा है, और इसने मेरी रिकवरी यात्रा को लंबे समय तक रोके रखा है। एक बार एक बहुत बड़ा ट्रिगर बीत जाने के बाद आप बस अपने बेडरूम में बंद होकर किसी से बात नहीं करना चाहते, टीवी देखते रहते हैं। तुम बस जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप इसे याद नहीं करना चाहते। तो मैंने क्या किया? मेरे 25 साल की उम्र में मैं वाकई एक खराब स्थिति में थी, और तब मैं एक टॉकिंग थेरेपी में गई, जो उस समय मुझे लगा कि शायद मेरी मदद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मुझे बदतर बना रहा था, क्योंकि उस समय ओसीडी का कोई निदान नहीं था। तो मैं 25 साल की थी और मैंने इसे पूरी जिंदगी झेला है। ओसीडी का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया और वो एक टॉकिंग थेरेपी में था। तो मैंने गलत थेरेपिस्ट को चुन लिया था। जाहिर है सीबीटी थेरेपी ओसीडी के लिए उस तरह माना जाता है जिसके साथ शुरू करना होता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं थी। पता है, चीज़ों को दिल से बाहर निकालना ये ऐसा था कि तुम उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हो, और मेरे साथ उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि मेरे बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिससे मुझे ये हुआ है। तो जाहिर है उससे बहुत कठिनाइयाँ आई, और फिर मेरी पहली बेटी हुई। कहा जा सकता है कि ओसीडी के साथ एक और समस्या खड़ी हुई थी, और मेरे पास ये नई सुंदर बच्ची थी, और मुझे ऐसा लगा मैं एक कांच के पीछे फंस गई थी। उसे पाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके जन्म के समय वहाँ पर सिर्फ दहशत थी, और मैं जब भी जागती थी हर मिनट उसकी तरफ देखती थी। मैंने सपने भी देखना शुरू कर दिया था, तो सोते वक्त मेरी नींद नहीं टूटती थी। मैं उस समय बहुत बीमार थी। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, तो मैं इसके बारे में फिर से बात नहीं करूंगी। इस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं उस समय सीबीटी थेरेपी ले रही थी, इसलिए इसने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि अब तक मुझे ओसीडी के बारे में पता लग चुका था, और ये रिकवरी यात्रा का पहला बड़ा कदम है ना? जब आपको एहसास होता है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ओसीडी है। ये फर्स्ट स्टेज थी, और रातों रात मेरी 50% तकलीफ दूर हो गई थी। और फिर मैं अगले स्तर पर आगे बढ़ी, जिसमें थोड़े से विचारों के इस्तेमाल से मुझे मदद मिली, क्योंकि इसने मुझे शांत किया, और कुछ एक्सपोजर्स के दौरान इसने मेरे दिमाग को दौड़ने से रोका, और दुनिया में अविश्वसनीय ओसीडी सीबीटी विशेषज्ञ है। दुर्भाग्य से मैं किसी ऐसे के साथ थी जो थेरेपिस्ट के रूप में अविश्वसनीय था, पर यह काफ़ी नहीं था। मुझे लगता है कि ये उसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं था, इसलिए मुझ में इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने काफ़ी प्रगति कर ली थी। मेरे लिए डर का सामना करना आसान हो गया था, और बस ये समझना कि ये ओसीडी है, लेकिन ये एक जाल है। और फिर मैं लगातार खुद को ये कहती थी कि ये मैं नहीं हूँ, ये ओसीडी है। याद रखना, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ ओसीडी है। पता है ना, ये तुम नहीं चाहती हो, तुम इसके विपरीत कुछ तो भी चाहती हो। और मैं हर दूसरे दिन इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ती रहती थी, जैसे कि ये ओसीडी के लक्षण हैं, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया, ओ ये ओसीडी है, ये वास्तव नहीं है। तो ये काफ़ी बाध्यकारी था। शुरुआत में ऐसी चीज़ें पढ़ना जिससे मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिले, वो अच्छा था, लेकिन ये बार बार पढ़ना नुकसानकारी था। इससे पहले हमें ये पता चलता है कि ये एक विकार है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद हमारे दिमाग की प्रकृति काफ़ी जुनूनी होने के कारण मजबूर बनना बहुत आसान है, और इससे मेरे साथ वही हुआ। और इसीलिए उस बिंदु से जहाँ मैं थी, जिसे मैं नीचे की तरफ जाना कहूँगी, यूँ नहीं है कि मैं पूरा दिन ही चिंतित रहती थी। ऐसा भी नहीं है कि मैं दिन भर उल्टियाँ करती थी
या मुझे दिन में 5 बार पैनिक अटैक भी नहीं आ रहे थे। और मैं उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां मुझे लग रहा था कि शायद यही है जो सबसे बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं अक्सर रोती रहती थी क्योंकि मैं बहुत दुखी थी। ये बस अपने आप को बताने की तरह है कि जैसे ओ तुम्हें ओसीडी है, बस तुम ठीक हो रही हो, अब ये जाने वाला है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ओसीडी है। पर ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगा अरे नहीं, ये तो और खत्म हो रहा है। मैं उतनी बीमार नहीं जितनी थी, लेकिन ये खत्म हो जा रहा है। और मुझे पता है मुझे कि इन आर्टिकल्स को बार बार पढ़ना एक गलत बात है, पर पता नहीं क्यों। और जब भी मैं थेरेपी के लिए जाती हूँ, और मैं अपनी थेरेपी के बारे में बुरी बातें नहीं करना चाहती क्योंकि इसने मुझे सच में बहुत हेल्प किया है, बल्कि ये मुझे वहाँ तक लेकर आया जहाँ तक मैं पहुँच सकती थी। और मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये उस पॉइंट पर है जहाँ मुझे रॉबर्ट ब्रे ओसीडी रिकवरी मिली। जाहिर है मैंने रॉब के साथ काम किया है, लेकिन इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ऐसा लगा जैसे रॉब वो मिसिंग पीस था। तो मैंने बहुत सारे एक्सपोजर किए और वो बहुत अच्छे गए। मैंने बहुत सारी अनिश्चितताएं और सभी चीज़ें की और ये बहुत काम भी आया। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि 2 साल बाद मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि मैं उस समय रिकवरी के आसपास भी नहीं थी। और इससे शायद आपको उम्मीद मिले कि यदि आप इस पर काम करते रहना चाहते हैं तो आगे और भी बहुत कुछ है और उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत होती है और आप खुद पर शक करेंगे। इसकी शुरुआत बेशर्त आत्म स्वीकृति के इस विचार से होती है। तो जब मैंने रॉब को अपने डर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया तो उन्होंने जो पहली बात कही वो थी, मैं और हम में से बहुत से लोग जो अब ओसीडी रिकवरी कम्युनिटी और व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क में हैं, हम एक दूसरे से ये पूछते हैं कि ये इतना डरावना क्यों है। और वो मेरे लिए एक प्रश्न रहा है जिसने मुझे अंततः ठीक होने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि ओसीडी में हम हर चीज बहुत ही विस्तार से बताना पसंद करते हैं। ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, और वास्तव में ऐसा क्यों है? ये अगर सच होता तो इतना डरावना क्यों होता? ये पहली बार में इतना हास्यास्पद और भयानक लगता है। लेकिन जब आप एल्बर्ट एलिस और उनके आत्मजीवन और अन्य स्वीकृति के साथ उनके दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये सही है। ये एक मनोविज्ञान है जो आमतौर पर थेरेपी की दुनिया में उपयोग किया जाता है, और इसीलिए जो मैं कर रही थी उसमें इसने अच्छा काम किया कई अन्य लोगों की तरह। ये ज़्यादातर ओसीडी को जड़ से ख़त्म करने के बारे में था। तो इसके बजाय पता है हम विचारों से नहीं लड़ रहे हैं, हम विचारों से जुड़े मूल भय से लड़ रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मैं कैसे वर्णन करूँगी कि ये अब कैसा लगता है। मुझे खेद है, ये शायद बकवास है, लेकिन मुझे उदाहरण देना है और ये देखना पसंद है कि ये कैसा लगता है, और ये आपको बताना भी, और केवल इसे हाईलाइट करने के लिए कि मैं यहाँ विचारों से लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ये ओसीडी के बारे में है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा कि ओसीडी का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं मानती कि ओसीडी कम्प्लीटली चला गया है, लेकिन मैं खुद को ओसीडी से रिकवर्ड मानती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो जब मैं पहली बार ओसीडी से पीड़ित थी, मान लीजिए अगर मैं कोई लड़ाई कर रही हूँ, हाँ, तलवार की लड़ाई मान लीजिए ओसीडी के साथ, और मुझ में लड़ने की ताकत भी नहीं है। मैं वैसी हूँ जैसे मुझ पर बस हमला हो रहा है, जैसे हम मार्शल आर्ट्स में देखते हैं, जैसे आप मुझ पर हमला कर रहे हैं और मुझ में फिलहाल तुम्हारे सामने खड़े होने की भी ताकत नहीं है, जैसे आप जीत गए और मैं तुमसे लड़ भी नहीं रही हूँ, तुम बस वहाँ रहो और मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूँ, जैसे आप अपना काम करो। और अगर मैं कभी उठने की कोशिश करूँ तो नहीं, मुझे चोट मत पहुँचाना, और मुझे अपनी जगह पता है। ये ऐसे होता है। और फिर जैसे जैसे मैं सीबीटी और एक्सपोजर के साथ थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी और विचारों और अनिश्चितता और वो सब चीजें जो महत्वपूर्ण है उन्हें छोड़ना शुरू किया, तो मैं रिकवरी पर निकली। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास थोड़ा सा लड़ने के लिए ताकत है, और मैं असली लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस उदाहरण दे रही हूँ। मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। मैं हर हमले का मुकाबला करने में सक्षम थी। अगर कोई ट्रिगर आता
तो मैं ऐसी होती, हाँ मुझे पता है क्या करना है, मेरे पास मेरे टूल्स हैं, ऐसा मुझे लगता था। बट फिर भी वो मुझ पर अटैक करता था और मैं अभी भी ठीक होने के साथ जुड़ने में लगी हुई थी। मुझे पता है वो वहाँ है, मुझे बस अपने काम पर कंसंट्रेट करना है, उसे बस वहीं पर रहने दो, काम पर ध्यान दो, तुम बस बैकग्राउंड में हो और तुम्हारा मुझ पर कोई जोर नहीं है। तो अभी भी मैं उस जगह पर थी जहाँ पर ओसीडी मेरे जीवन का हिस्सा था। वो भले ही मुझे हरा नहीं रहा था, मैं जैसे जीने के लिए लड़ रही थी और जैसे अगला दिन कब आएगा, ठीक है, और मैं बस खुद को पढ़ने में, आर्टिकल्स और काउंसलिंग करने में खुद को व्यस्त रखती थी। तो वो उस पॉइंट पर था जहाँ मैंने सोचा था कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, लेकिन पता है ये अभी भी है और अभी भी चोट पहुँचा रहा है। और अब मुझे कैसा लग रहा है, उसके बाद कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ओसीडी अब तक गया नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में ये अभी भी है कि मुझे ओसीडी है, लेकिन अब मेरा ओसीडी कैसे काम करता है। कभी कभी ये मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है और मैं बस, हाँ तुम वही रहो, मैं सैंडविच खा रही हूँ। ये ऐसा है अब जैसे ये तुम्हारी हमेशा की हरकत है, नौटंकी करते रहो कुछ भी, और मैं वही करती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ और बस मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। ये अब मेरे दिन में हस्तक्षेप नहीं कर पाता। ये कहता है जेड तुम इससे डरना चाहती हो, ये डरावना है, और मैं कहती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ मजाक कर रही हूँ, मैं बस परेशान नहीं हूँ। ये डरावना है, मैं इससे नहीं डरती। मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने पहले भी ऐसा कहा था कि जब आप बच्चे थे तो आप अंधेरे से डरते थे, जो आप नहीं डरते हो, तो आपको फिर से अंधेरे से कैसे डराया जा सकता है? आपको नहीं डराया जा सकता। कोई कहे ये अगर डरावना है, वहाँ एक राक्षस हो सकता है, तो आप कहोगे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। और आज मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है। मैं इधर उधर से नोटिस करती हूँ और बेशर्त आत्म और जीवन स्वीकृति के माध्यम से जिन टूल्स को मैंने विकसित किया है और उससे अपने डर को कम किया है, मैं ये काफ़ी लंबे समय तक करती रही। अब मैं वो सब नहीं करती क्योंकि अभी मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे सिर्फ खुद को ये याद दिलाना पड़ता है, लेकिन ये सामान्य जीवन की चीज़ों की तरह है। ये ऐसा है, एक बार जब कोई ओसीडी पीड़ित बेहतर होता है, मैंने देखा कि सामान्य वास्तविक जीवन की कुछ चीजें मुझे बहुत जोर से झंझोर कर रख सकती है, क्योंकि मैं उन चीजों के बारे में जानती ही नहीं, क्योंकि पहले मेरे पास उनके लिए समय नहीं था। मेरे पास सामान्य जीवन के लिए समय नहीं था और मेरे पास क्षमता नहीं है। और फिर एक बार जब सारी चिंता दूर हो गई, ये ऐसा था कि ये बहुत मुश्किल है। जैसे आप शूद्र जीवन की चीज़ों को जितना कम जानते हैं, नासमझ चीज़ें मेरे पास आती जाएंगी और मेरे लिए वो आनंद है। जैसे मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, उस स्थिति में रहने के लिए मैंने कभी भी कुछ भी नहीं त्यागा होता, जो है जीवन में वास्तविक महत्वपूर्ण चीज़ों की परवाह करना और पहले की तरह पागल हो जाना। जैसे एक बार मैं ड्राइव थ्रू में गई क्योंकि मेरी बच्ची रो रही थी, वो सो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है मैं उसे कार में ले जाकर ड्राइव थ्रू पर जाऊंगी और एक केक और एक कॉफ़ी लेकर आऊंगी, इससे मुझे 5 मिनट मिल जाएंगे। मैं ड्राइव थ्रू पर पहुंची, वहाँ वो लोग जोर से बात कर रहे थे और मैं थी, मेरा बच्चा उठ जाएगा। और जब मैं विंडो पर पहुंची, उन्होंने कहा हमारे पास वो केक नहीं है, तुम्हें दूसरा केक दे दे, और बहुत जोर से बोल रहे थे बेबी उठेगा। और फिर मेरी बच्ची उठ गई और फिर वो बोलते हैं कि उनके पास वो भी केक नहीं है और उनके पास वो केक होता है जो मुझे पहले चाहिए होता है। फिर मैंने वो ले लिया, मेरा पेमेंट हो गया, उन्होंने बच्चे को जगा दिया था, बच्चा चिल्ला रहा था, कॉफ़ी बनने में 5 मिनट थे और फिर उन्होंने मुझे केक नहीं दिया, उन्होंने केक के पैसे भी नहीं लिए, मुझे केक नहीं मिल रहा था। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज़ ने मुझे परेशान किया। आज मेरा यही मुद्दा है, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है। सच तो ये है कि अपने बच्चे की वजह से ज़्यादा सो नहीं पा रही हूँ और ये मेरे जीवन की बड़ी समस्या होने की मुझे एक खुशी हो रही है। इसलिए मैं अपने अगले कदम के रूप में अभी जिस पर काम कर रही हूँ, वो समग्र रूप से जीवन के बारे में अधिक तर्कसंगत होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि तर्कसंगत सोच ने मुझे जीवन भर मेरी मदद ही की है।
अब मैं समस्या की ओर ऐसे देखती हूँ कि सब कुछ सही ही क्यों होना चाहिए। इसने मुझे पालन पोषण में बहुत मदद की है, इसलिए अब हमारे 2 बच्चे हैं और ये जीवन की एक अत्यंत कठिन स्थिति रही है। ओसीडी ने मुझे मेरे दूसरे बच्चे की वजह से प्रभावित नहीं किया है, जो कि शानदार रहा है। मेरा हर दिन प्यार और आनंद से भरा हुआ है। बस बेसिक लेवल पर होता ये है कि मैं रात को 7 बार जगना पड़ता है मुझे। कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं हर दिन अपने पति से कहती हूँ, मैं इसे 30 साल तक करूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, ताकि फिर से 3 महीने ओसीडी से पीड़ित ना होना पड़े। ये आपको इन सब से गुजरने के लिए बहुत मजबूत बनाता है। और फिर तर्कसंगत सोच के लिए मैं अब इसका उपयोग करने पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं एल्बर्ट एलिस को पढ़ रही हूँ। खुद को दुखी करने के लिए हठपूर्वक कैसे मना करें और स्वाभिमान का मिथक। और मुझे लगता है कि मैं मनुष्य की खोज को फिर से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि वो 3 विशेष रूप से सिर्फ चिंता के ही बारे में नहीं है, वो सच में अच्छे हैं। जबकि मैं किसी भी बाध्यकारी ओसीडी समस्याओं में नहीं पढ़ रही हूँ, फिर भी मैं तर्कहीन सोच में पड़ जाती हूँ। जैसे, अरे अगर इस क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर मेरा बच्चा 1 महीने तक नहीं सोया तो क्या होगा। मैं कभी कभी ऐसे सोच में खींची चली जाती हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की दिशा में काम करने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरों के लिए करुणा रखना बेशर्त स्वीकृति तब उपयोगी है जब आपको जीवन में कठिनाई हो रही हो। आपको अपने आसपास के सभी लोगों के परफेक्ट होने की ज़रूरत क्यों है? नहीं है। बस इन जीवन कौशल्यों की विकास करने की ओर बढ़ते रहें। ये सब कहने के बाद मैं कहूँगी, मुझे लगता है, आपसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि 3 साल से मैं सही रास्ते पर हूँ। जो मुझे ओसीडी रिकवरी के लिए वास्तव में ठोस तरीके से करने की आवश्यकता थी, और अब मैं मजबूत हूँ। और अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं 80% रिकवर हो गई हूँ, और अब जब मैं माप नहीं रही हूँ तो मुझे परवाह भी नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रतिशत नहीं है। शायद इस बार यही अंतर है, और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी रिकवर हुई हूँ। और शायद अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं डर जाऊँ, जो शायद भविष्य में मेरे सामने आ जाएं, कह नहीं सकते। और तो ये अद्भुत रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो मैं हमेशा देती हूँ वो ये है कि आपको काम करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने शायद 6 महीने इधर उधर बिताए होंगे, कुछ नहीं किया, बस हार मान ली, लेकिन वो भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विश्वास रखने से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और जो चीज़ें मैंने सीखी है वो ऐसी है कि ओसीडी के लिए काम करते रहना ज़रूरी है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। कुछ महान थेरेपिस्ट मेरी यात्रा के लिए हाजिर थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि बेशर्त आत्म और जीवन की स्वीकृति और तर्क संगत सोच एक अतिरिक्त परत है जिसने मुझे कल्पना से भी आगे जाने में मदद की। जैसे मैं इस समय सो नहीं रही हूँ और फिर भी सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि कोई बच्ची उठ जाए, और फिर भी मैं इतनी जोश में होती हूँ कि आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी, मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ। आने वाले भविष्य में मुझे कुछ देशों में घूमना है, और उन सभी देशों के बारे में जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ, वाओ, इस यात्रा में बस थोड़ा सा दुख भरा समय था, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। वाह, मुझे लगता है कि मैं इतनी व्यस्त होकर सही काम कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा है कि वाओ, देखा, मैं चूक गई, पता है। और मैं कई बार अमेरिका देखने जाना चाहती हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और अब जबकि मैं डरती नहीं हूँ तो ये वाकई रोमांचक होगा, और ये आपके लिए भी आगे देखने के लिए कुछ है, तो ये एक साइन है कि आप सोच सकते हो। क्योंकि अब मुझे लगता है कि ट्रिगर्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब आपसे डर निकल जाता है तो आप उस ब्लॉक के चारों ओर घूम सकते हैं, या बिना डरे दुकानों में भी जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया की तरह है, पूरी दुनिया खुल सी जाती है। और ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये ऐसा है कि जब डर खत्म हो जाता है तो आप खुलने लगते हैं।
और ये मेरे लिए इतना रोमांचक लगता है, इसलिए मैं अभी जीवन के बारे में बहुत उत्साही हूँ, क्योंकि मैं ये सब प्लान कर सकती हूँ और मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ। और अगला साल समय के मामले में काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है जो अभी भी मुझ पर निर्भर करता है और मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मैं उस पर तर्कसंगत सोच लागू कर रही हूँ। मैं सच में भाग्यशाली हूँ। मेरे पास एक पति है, मेरा परिवार है और सब लोग हम यहाँ पर प्यार से रहते हैं। ओसीडी के अलावा ये मेरे जीवन में अब तक की सबसे कठिन चुनौती है और मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। मैं इस वीडियो को लगभग 1 महीने से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सौभाग्य से मैंने आज अपने लिए काम पूरा कर ही लिया और मैंने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अन्य लोगों से सुनने से आपको ये महसूस करने में मदद मिलेगी कि आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ मैं हूँ। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपको प्रक्रिया और खुद पर विश्वास करना होगा। जो आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है उसकी मदद करो, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ये मुश्किल लगता था। अगर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने तो इस बारे में नहीं सुना, ये ओसीडी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। असल में इसने मुझे प्रभावित किया क्योंकि मैं ऐसी थी और इसने मुझ पर अच्छी प्रगति दिखाई और चीज़ें जैसी जा रही है मैं वास्तव में उससे बहुत खुश हूँ। हो सकता है कभी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि क्या तुम सच में अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर से आपको तर्कसंगत सोच में जाना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और ये मेरे लिए कैसा चल रहा है और मैं अब जिंदगी कैसे जी रही हूँ और मैं अपने सारे लोगों के संपर्क में रहने का आनंद ले रही हूँ। जो लोग आपके यात्रा में साथ हैं उनसे जुड़े रहे। व्हाट्सएप ग्रुप से ये समान विचारधारा वाले लोगों का स्थान है जो जीवन के साथ साथ ओसीडी में भी आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब मुझे सलाह और समर्थन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों से बात करना अच्छा लगता है जिनसे मैंने भी कुछ पाया, तो मुझे उन्हें वापस देना भी अभी पसंद है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। और हाँ, अगर कोई वीडियो है जिसे आप विशेष रूप से मेरी यात्रा के बारे में कवर करना चाहते हैं, तो शायद कुछ ऐसा है जिसका मैंने उल्लेख किया है जो आपके लिए सच है। और कृपया इस वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि मुझे मौका मिलने पर इसके बारे में कुछ और वीडियोस करने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे साथ चीज़ें बुरी थी तो मुझे ये सुनना पसंद था और ये आगे बढ़ने लायक है। इसके साथ मुकाबला करना बेहतर हो जाता है और मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं। अगर आप रिकवरी के आधे रास्ते में हैं तो लगे रहिए। मैं वहाँ से गुजरी हूँ, तो मुझे उन सभी भावनाओं का अनुभव हुआ है और ये सच में उसके लायक है। तुम्हें आगे कूदने का रास्ता खोजना होगा, क्योंकि लड़कियों में से एक ने मुझसे कहा था कि जब तुम एक बार इसमें कूद जाओगे तो बस इसमें लगे रहना। और ऐसा हुआ। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कूद जाने जैसा या एक्सपोजर होने जैसा। मैं कुछ दिनों तक खुद को उनके पास खींच रही थी और तर्कहीन विश्वासों पर विवाद कर रही थी। मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसे मैं इन चीज़ों के साथ सहज हो सकती हूँ। लेकिन फिर ये इसके बारे में नहीं है, ये डरावनी परिस्थितियों के साथ समझौते के बारे में नहीं है। आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था और जैसे कि मैंने शुरुआत और अंत में कहा, मुझे कमेंट कर बताएं, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। ऑल द बेस्ट।